दिल्ली में ब्रिक्स लीडर एक बार फिर से मिल रहे हैं। हर समिट के साथ ये सवाल फिर से उठता है, क्या ब्रिक्स फ्यूचर है? क्या ब्रिक्स डॉलर को चैलेंज कर सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया को ब्रिक्स चूज करना चाहिए या क्वाड? सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स में और जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में अक्सर इस सवाल को ईस्ट वर्सेस वेस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो असल में ब्रिक्स के बारे में नहीं, बल्कि ये वीडियो आपको बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। और वीडियो के एंड में हम फैक्ट्स, मैट्रिक्स और स्कोर कार्ड के बेस पे फाइनल वर्डिक्ट भी देंगे कि इंडिया को ब्रिक्स चूज करना चाहिए या क्वाड या दोनों। 2009 में ब्रिक नाम का एक ग्रुप बना जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। एक साल बाद साउथ अफ्रीका जुड़ गया और ब्रिक्स बन गया। उस वक्त आइडिया सिंपल था कि दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर सिर्फ वेस्ट के पास सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगले कुछ सालों में ब्रिक्स सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं रहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा और फिर एक्सपेंशन का दौर शुरू हुआ। आप एक बार ब्रिक्स ग्रोथ टाइमलाइन को देखिए। 2009 ब्रिक फॉर्मेशन, 2010 साउथ अफ्रीका जॉइंस, 2014 न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2023 एक्सपेंशन अप्रूव्ड एंड 2026 एक्सपेंडेड ब्रिक्स एरा। ब्रिक्स एक डिस्कशन क्लब से बढ़ के एक एक्सपेंडेड जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन सिर्फ मेंबरशिप बढ़ने से इन्फ्लुएंस प्रूव नहीं होता। असली सवाल यह है कि आज भी इतने सारे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों है? दिल्ली मीटिंग की इंपॉर्टेंस इस सवाल में छुपी है कि आज भी डेवलपिंग कंट्रीज ये मानती हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उस दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो 1945 में एग्जिस्ट करती थी, ना कि 2026 की दुनिया को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया की कई सालों से परमानेंट मेंबर सीट की डिमांड है और ग्लोबल साउथ के कई सारे देश रिप्रेजेंटेशन और रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अब इस डिबेट को थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एक बार आप इस मैट्रिक्स को देखिए, जहां आप देखेंगे कि G7 में वेस्ट रिप्रेजेंटेशन हाई और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन लो। UNSC P5 में वेस्ट रिप्रेजेंटेशन हाई और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड। ब्रिक्स में वेस्ट रिप्रेजेंटेशन मॉडरेट और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन हाई। ब्रिक्स की अपील का एक बड़ा रीजन ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एक प्लेटफॉर्म बनाना और उस प्लेटफॉर्म को यूनाइटेड रखना दोनों अलग चीजें हैं। पेपर पर बात करें तो ब्रिक्स बहुत पावरफुल है, पॉपुलेशन ह्यूज है, इकोनॉमी मैसिव है, नेचुरल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे ही हम अंदर देखते हैं तो एक नाम बार बार आता है, चाइना। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एग्जांपल सामने है, BYD, CATL, हुआई, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई चेन। कई सेक्टर्स में चाइना का स्केल दुनिया के अधिकतर देशों से काफी बड़ा है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर सब कुछ स्मूथ नहीं है। इसलिए आप इस स्कोर कार्ड को देखिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन A, एक्सपेंशन पोटेंशियल A-, पॉलिटिकल यूनिटी C, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट C। ब्रिक्स इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली फुली यूनाइटेड नहीं है। और जब हम इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। आप एक बार इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप मैट्रिक्स को भी देखिए। ट्रेड स्ट्रांग, बॉर्डर वीक, ट्रस्ट लो, डिप्लोमेसी मिक्स्ड। कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यही ब्रिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। मेंबर्स कई इश्यूज पे साथ हैं, लेकिन हर इश्यू पर नहीं। कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया, लेकिन आज की दुनिया कोल्ड वॉर वाली नहीं है। आज इंडिया एक नई अप्रोच पे काम कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया अमेरिका के साथ भी है, इंडिया रशिया के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, मिडिल ईस्ट के साथ भी है
और ग्लोबल साउथ के साथ भी है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, कैंप चूज करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। और इसी अप्रोच को समझे बिना ब्रिक्स और क्वाड की डिबेट को समझना बहुत मुश्किल होगा। बहुत से लोग ब्रिक्स और क्वाड को एक अपोजिट कैंप के रूप में देखते हैं, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ब्रिक्स इंडिया को क्या देता है? ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस, डेवलपमेंट फाइनेंस ऑल्टरनेटिव, इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ कोऑर्डिनेशन। क्वाड इंडिया को क्या देता है? टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, मैरीटाइम कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस, ब्रिक्स ए, क्वाड सी, सिक्योरिटी कॉपरेशन, ब्रिक्स सी, क्वाड ए, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ब्रिक्स बी, क्वाड ए, डेवलपमेंट फाइनेंस, ब्रिक्स ए, क्वाड सी। ब्रिक्स और क्वाड दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि डिफरेंट टूल्स हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो आप अगली मैट्रिक्स को देखिए, शायद डिबेट का पूरा आंसर दे सकती है आपको। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, ब्रिक्स यस, क्वाड नो। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ब्रिक्स नो, क्वाड यस। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रिक्स यस, क्वाड यस। नेशनल इंटरेस्ट, ब्रिक्स यस, क्वाड यस। इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ब्रिक्स और क्वाड दोनों से सर्व होता है, इसलिए शायद सवाल ब्रिक्स या क्वाड का नहीं, सवाल यह है कि इंडिया दोनों प्लेटफॉर्म्स को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकता है। एक और पॉपुलर क्लेम की बात करते हैं, क्या ब्रिक्स डॉलर को चैलेंज कर सकता है? रियलिटी में ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी ट्रेड और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड, रिजर्व और फाइनेंस मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन रखता है। इसलिए क्लेम और रियलिटी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक बार आप डॉलर चैलेंज स्कोर कार्ड को देखिए। लोकल करेंसी ट्रेड बी, ऑल्टरनेटिव पेमेंट बी, रिजर्व करेंसी स्टेटस डी, नियर टर्म डॉलर रिप्लेसमेंट डी। चैलेंज रियल है, लेकिन डॉलर रिप्लेसमेंट इमीडिएट नहीं। तो दिल्ली ब्रिक्स मीटिंग का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। इज ब्रिक्स इंपॉर्टेंट? यस। इज ब्रिक्स यूनिफाइड? पार्शियली। शुड इंडिया लीव ब्रिक्स? नो। शुड इंडिया लीव क्वाड? नो। डज इंडिया नीड बोथ? यस। अब तक हर चैप्टर, हर मैट्रिक्स और हर स्कोर कार्ड एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वाड भी इंपॉर्टेंट है, चाइना चैलेंज है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, डॉलर डोमिनेंट है लेकिन ऑल्टरनेटिव भी इमर्ज हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की स्ट्रेटेजी किसी एक कैंप को चूज करना नहीं लगती। बहुत लोग दुनिया को ईस्ट और वेस्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी कुछ और है। इंडिया किसी एक कैंप में अपनी जगह नहीं ढूंढ रहा, इंडिया हर इंपॉर्टेंट टेबल में अपनी कुर्सी ढूंढ रहा है। और शायद 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए इस एक लाइन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मनोज बत्रा, अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड जियोपॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो इंडिया फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।